हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, यानी कि जिस प्रकार का आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आईओ के द्वारा बनाया जाएगा उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये भाषा है मराठी भाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी लिपि है। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो देखिए, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1955 में किया गया। देखिए, वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BC खरे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। BC खरे जो थे ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और इस आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि राजभाषा आयोग से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 344। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, शौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए, शौ जो ध्वनि है ये संयुक्त वर्ण या फिर संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन का उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता से किया जाता है। जो संयुक्त वर्ण होते हैं इनका उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता से या अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए, श की बात करें तो श जो है ये आपके क आधा क और श के योग से बना हुआ है। त्र जो है ये आधा त और र के योग से बना हुआ है। ज्ञ बना हुआ है देखिए आधा ज और यों के योग से। जबकि श्र की बात करें तो आधा श और र के योग से श्र बना हुआ है। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में श किसके बाद आता है? तो श किसके बाद आएगा? क और श के योग से बना हुआ है, तो क के बाद आएगा आपका श। ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में श किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है, आपको करेक्ट करना है। ऐसे ही त्र आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में त्र किसके बाद आता है, तो त्र आएगा किसके बाद? त के बाद। ये आपको याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। तो देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वासित में प्रत्यय है। तो देखिए, निर्वासित में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्दों के एंड में जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है।
तो निर्वासित में प्रत्यय हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय, इत प्रत्यय। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है प्रत्यय। तो प्रत्यय बताया मैंने हमेशा शब्दों के एंड में लगेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं ये समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए विभावरी की बात करें तो ये किस प्रकार का, ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में जैसे वो पहले थे उसी रूप में करते हैं, तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए रचना की दृष्टि से बताना है क्रिया के कितने भेद हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से ये 2 भेद हैं, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो देखिए अपादान कारक की विभक्ति है इनमें से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने हैं, तो देखिए हिंदी में 8 कारक हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से ये कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, इसके अलावा अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो 8 कारक चिन्ह है हिंदी में जिन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इन कारक चिन्ह को याद रखेंगे। और यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति बतानी थी, तो अपादान कारक की विभक्ति या विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। ये आपको याद रखना है, से अलग या से जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म की बात करें तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, ये ध्यान रखेंगे। को जो होता है ये कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है। ने जो होता है ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है। और से के द्वारा करण का विभक्ति चिन्ह होता है। ऐसे ही संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। अपादान का होता है से या से अलग। संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री। और ऐसे ही अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है मैं, पर। और संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे, हो, अरे, अपि। तो ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कारक से भी क्वेश्चन आयु के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। तो देखिए विकारी शब्द बताना है इनमें से, तो लड़का जो है इनमें से विकारी शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इनमें से गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका गजानन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो देखिए जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रियदर्शी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। तो देखिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो देखिए शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है आपका अभिधा को। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। अगला देखेंगे नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। इसमें है उल्लेख अलंकार। अगला देखेंगे सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो देखिए सूरदास के गुरु का नाम था क्या, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अष्टछाप कवियों में
प्रमुख माने जाते हैं सूरदारनी, सूरदास, इसको करेक्ट कर लीजिए, सूरदास। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो देखिए वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है इनमें से विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, खरपीर मेला आयोजित किया जाता है। खरपीर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उधम सिंह नगर जनपद में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इसके अलावा कौन कौन से मेले उधम सिंह नगर जनपद में लगते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो। अगला देखेंगे, नंदा देवी मेला सबसे पहले किस जनपद में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए नंदा देवी का जो मेला है ये सबसे पहले किस जनपद में प्रारंभ हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? तो देखिए किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन की, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वर्ष 1942 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो देखिए उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खुशीराम आर्या, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किन के प्रयासों से वर्ष 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई? तो देखिए भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल के अंजनी सैंड में स्थित है। और किसके प्रयासों से इस आश्रम की स्थापना की गई ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वामी मनमथ नाथ, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सत्यवान सावित्री मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो सत्यवान सावित्री मेले का जो आयोजन है ये किया जाता है आपके पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किसके निर्देशन पर हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका श्याम सुंदर दास। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने श्याम सुंदर दास के निर्देशन पर हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IIM उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए IIM जो है ये उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीपुर शहर में। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई ये आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंग संस्कृति हेतु प्रसिद्ध है। देखिए रंग संस्कृति के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दारमा घाटी। रंग संस्कृति दारमा घाटी से जुड़ी हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महिला को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं, ये महिला हैं देखिए हंसा मनराल, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए शांति कुंज आपका कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर में चाय बोर्ड स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड के किस शहर में? ये शहर है आपका अल्मोड़ा शहर, जहां पर चाय बोर्ड स्थित है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1955 में की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर राजकीय वेधशाला की स्थापना की गई वर्ष 1955 में? आप कमेंट करके बताएं जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है। अगला देखेंगे, बटर फेस्टिवल का आयोजन होता है। बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए द्यारा बुग्याल में। और बटर फेस्टिवल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अदूड़ी उत्सव। अदूड़ी उत्सव इसका स्थानीय नाम है बटर फेस्टिवल का, ये ध्यान रखेंगे। और बटर फेस्टिवल मनाया जाता है द्यारा बुग्याल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में स्थित और द्यारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उत्तरकाशी जनपद आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित वाडिया संस्थान का संबंध किससे है? तो देखिए देहरादून में स्थित है वाडिया संस्थान और इसका संबंध बताना है किससे है। तो आपका यहाँ पे आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
भूविज्ञान से, वाडिया संस्थान का संबंध है भूविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, विनाथेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। विनाथेश्वर मेले का जो आयोजन है ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का जो निर्माण है ये किसने कराया था, ये कराया था लक्ष्मी चंद ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बलगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए बलगंगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका बालगंगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। बालगंगा किसकी सहायक नदी है, तो बालगंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये है भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है ये आप कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त बताना है तो कौन था, एडवर्ड गार्डनर था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो देखिए कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में कौन पूजी जाती थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो चंडी भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1982 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए चक्राता में सैनिक छावनी इसकी स्थापना कब की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1966 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है। तो हेमकुंड जो झील है इससे लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और हेमकुंड झील कहाँ पर, किस जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में। अगला देखेंगे, नील जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो देखिए नील जलप्रपात है आपके कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला थी दुर्गा देवी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस जिले में वर्ष 1930 में पंचायती वनों की स्थापना नहीं हुई थी। तो किस जिले में, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बागेश्वर जिले में वर्ष 1930 ईस्वी में पंचायती वनों की स्थापना नहीं हुई थी। अगला देखेंगे, मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं। तो देखिए मक्कू एवं छड़ीला जो हैं ये किसकी प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां हैं झूला की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में स्थित हैं। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक खुले वन स्थित हैं किस जिले में, ये जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल जिला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। तो देहरादून रेलवे स्टेशन इसकी स्थापना कब की गई, वर्ष 1900 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखेंगे, कल के उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को कल रात को परीक्षा वाणी की रिवीजन क्लास प्रोवाइड कराई गई थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास जल्दी से स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्लास है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे लाइन किस जिले में है। तो देखिए उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे लाइन वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा शहर ढेला नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए ढेला नदी के तट पर स्थित जो शहर है आपका, ये शहर है कौन सा, काशीपुर शहर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो देखिए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताना है तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, मिलम ग्लेशियर। और आपसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए काशीपुर में आर्य समाज जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1881 में। अगला देखेंगे, बिर्थी फॉल की ऊंचाई कितने मीटर है। तो बिर्थी फॉल जो है इसकी ऊंचाई बतानी है तो इसकी ऊंचाई है कितनी, 126 मीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बेटुली धार बुग्याल कहाँ पर स्थित है। बेटुली धार नामक बुग्याल है कहाँ पर, मुनस्यारी में। और मुनस्यारी है आपके किस जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में।
ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अंग्रेजों ने किन्हें बागी उपनाम दिया था? तो देखिए अंग्रेजों ने बागी उपनाम किसे दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णानंद उप्रेती को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1990 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। और आप सभी लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखेंगे, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो देखिए पेप्सिन बताना है किसका उदाहरण है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम का। अगला देखेंगे, उस नदी का नाम बताएं जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो देखिए हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर है आपका महानदी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, आयोग के द्वारा 2 पेपरों में, ध्यान रखिएगा, लगातार 2 पेपरों में एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुउद्देशीय परियोजना से। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण कब किया गया था? माता टीला बांध का वर्ष 1958 में माता टीला बांध का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। और यह परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर जिला आपका किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है माता टीला परियोजना। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है और अक्सर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। और हो सकता है आपसे फिर पूछ लिया जाए, या हो सकता है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जाए इस बार। अगला देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कि संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो कौन सा ये संशोधन था जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो ये संविधान संशोधन है आपका 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता? तो देखिए पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये स्थित है आपका कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को किसके साथ फांसी दी गई? तो देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को किसके साथ फांसी दी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। 3 लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अगला देखेंगे, सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है? तो देखिए सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है आपके आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग कौन से होते हैं? जो अदर भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। तो अंग्रेजी भी आपका क्या होगा? आगत उपसर्ग होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो देखिए सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है इनमें से? ये है की इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष आरंभ की गई? तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका करेक्ट नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये किस वर्ष आरंभ की गई ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1963 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ये शहर है जिसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ये शहर है आपका लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें। अगला देखेंगे, गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का जो प्रशिक्षण है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रूस में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शास्त्रीय नृत्य जो है ये फेवरेट टॉपिक है आयोग का, इसको ध्यान रखेंगे। लोक सेवा आयोग के द्वारा नृत्यों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप बताना है इनमें से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, कहाँ का? असम राज्य का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापना के पहले अध्यक्ष थे? तो देखिए, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापना के पहले अध्यक्ष बताने हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका के.एम. मुंशी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है? तो देखिए, शैवाल का उदाहरण क्या हो जाएगा? डाइटम। अगला देखेंगे, वैसे आपके साइंस के एक आध क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं और सिलेबस में नहीं है, आप स्किप कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। अगला देखेंगे, वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक बताने हैं। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे मलाला यूसुफजई। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इनमें से पश्चिम की ओर बहती कौन सी नदी है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये काल कौन सा था? ये था आपका नवपाषाण काल, जब पत्थर के औजार पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो देखिए, इब्न बतूता जो है ये कहाँ से भारत आया था? कहाँ का ये यात्री था? देखिए, इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का था, जो कि भारत आया हुआ था। अगला देखेंगे, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी? तो ये वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या भारत में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। अगला देखेंगे, शुजा उद दौला व शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो देखिए, शुजा-उद-दौला व शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1765 याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो देखिए, कोयला जो है ये किस चट्टान में ये पाया जाता है? परतदार चट्टान में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस नदी पर बगलीहार हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है? तो देखिए, बगलीहार हाइड्रो पावर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा NH-44। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? NH-44 का आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, किस नेता की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस नेता की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया ये बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला देखेंगे, किस देश ने एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? तो देखिए, किस देश ने? ये देश है आपका तुर्की ने एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा एकमात्र खेल जहां राग बोलना अनिवार्य है? एकमात्र कौन सा खेल है जहां पर राग बोलना अनिवार्य होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कबड्डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक बताने हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे को जंग की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो देखिए, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुन लेना है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे एक्स वाई। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? तो 11 से विभाजित कौन सी संख्या है इनमें से? ऑप्शन ए में है। अगला देखेंगे, 1 से 100 तक की संख्या में 5 अंक कितनी बार आता है? तो देखिए, 1 से 100 तक की संख्या में अंक 5 कितनी बार आता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 बार। अगला देखेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के सबसे समीप है? तो देखिए, सूर्य के सबसे समीप ग्रह है इसमें से कौन सा? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिटियम में परमाणु संख्या होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की दूसरी भाषा क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड की दूसरी भाषा बतानी है, तो क्या हो जाएगी? संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी भाषा है। अगला देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना की थी किसने? लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह पहली महिला जिसने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता है? तो देखिए, ये महिला कौन है जिन्होंने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता? ये महिला है हिलेरी मांटेल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, फ्रांसिस बर्नियर ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो फ्रांसिस बर्नियर ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है शाहजहां के काल में। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? ये है आपका 940। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, सामान्यतः संसद के 2 अधिवेशन के मध्य इससे अधिक अंतर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।